पवन जी, आज मैं सोच रहा था कि हम लोग ये हमारी जो किताब है रीडिस्कवरिंग इंडिया, ये हमने छापी है। इसमें से कुछ थोड़ा सा पढ़ के इसको थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं इसमें। हम्म। धर्मपाल जी का ये जो एक आर्काइवल का काम रहा है, दिस इज अदर टाइप ऑफ वर्क वेयर ही इज गिवन सम काइंड ऑफ एनालिसिस एंड बैकग्राउंड, नो। तो उसमें मुझे मुझे लगा कि कुछ हम इसका एक सीरीज जैसे कर सकते हैं, इसमें से कोई एक एक चैप्टर लेके थोड़ा सा पढ़ के उसके या बाद थोड़ी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। आज मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन ऑफ बैकवर्डनेस करके जो है, इसमें से हम्म। इसकी जो शुरुआत है वो मैं पढ़ता हूँ। तो उसके बाद देन वी कैन हैव अ यू कैन मे बी टॉक अबाउट दैट लिटिल एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। लेट्स गिव अ लिटिल, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं किताब का। हाँ। कि ये जैसे धर्मपाल जी का जो इनिशियल वर्क था वो तो ब्रिटिश आर्काइव में जाकर के, और उन्होंने बहुत सारी चीजों को उधर से कलेक्ट किया। और वो फिर वो 5 वॉल्यूम सेट में वो मेजर पोर्शन ऑफ इट हैज कम, नॉट ऑल ऑफ इट। तो उसमें भी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी, यहाँ की ग्राम व्यवस्था, यहाँ वगैरह वगैरह, उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें निकाली। लेकिन मुझे लगा कि ये तो उनका जो काम था, ही वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल पीएचडी स्टूडेंट ना, कि जा करके वो कोई पीएचडी के लिए काम कर रहे हैं। वो तो एक नेचुरल उनका क्यूरियोसिटी था, बहुत डीप क्वेश्चनिंग थी उनके दिमाग में कि probably we don't understand India, and India the way we understand वो शायद जो एक्चुअलिटी है, जो रियलिटी है, उससे अलग है। तो दैट लेड हिम टू द ब्रिटिश आर्काइव्स एंड देन ऑल हिज वर्क। और उससे वो सब 5 वॉल्यूम सेट उसमें से निकला। लेकिन उनके दिमाग में ये एक तस्वीर बनती गई कि भारत कैसा रहा, उनके बेसिस पे वो जो आर्काइवल मटेरियल उनको मिला। और उसके बाद जो आज की स्थिति है वहां तक आने, ये जो ट्रांजिशन हुआ है या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो कैसे हो गया, क्या कैसे हुआ है। तो जब ये काम हो गया था, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे बेस्ड ऑन हिज इनिशियल रिसर्च। और उन्होंने यहाँ पे कई बार सेमिनारों में जाकर के भी बोला होगा, या कई बार उन्होंने बनाया और किसी और ने पढ़ा, ये भी हुआ है। जैसे एक बार वंदना शिवा ने, लिस्बन में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें वंदना शिवा read out what Dharmpal had read. He didn't want to go, so he gave it to her and she read it over there. तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि इसमें धर्मपाल जी का जो निष्कर्ष है, या धर्मपाल जी जो एक प्रेजेंट करते हैं कि शायद ऐसा रहा होगा, दैट इज ओनली डॉक्यूमेंटेशन, एंड दिस इज व्हाट हिज इन्फरेंसेस आर इन दैट सेंस। तो ये और ये भी 3 सेक्शन में बंटा हुआ है। तो ये मुझे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब लगती है। ऐसे तो उनकी हर किताब इंपॉर्टेंट है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब हम लोगों ने, अरुण का सजेशन था कि इसमें हमको डिस्कस करना चाहिए बीच बीच में कुछ चीजों को लेके। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द क्वेश्चन ऑफ बैकवर्डनेस, राइट? या ये व्हाट, या तो उसमें से एक एक्सेप्ट, अभी अरुण आप पढ़िए उसको। ठीक है। इसका चैप्टर का नाम है द क्वेश्चन ऑफ बैकवर्डनेस, अ टेंटेटिव अप्रोच, presented at a seminar on backwardness at the Gandhian Institute of Studies, Varanasi, December 1982। तो 1982 में ये पढ़ा गया था, धर्मपाल जी ने पढ़ा था। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है। As perhaps never before in history, India is fast becoming two distinct societies, unlinked, uninteracting, leading apparently parallel existence. The first consists of a proportionately tiny section, yet perhaps numbering several millions, whose ideas, affinities, inspiration, and even entertainment are derived from the world outside India. Not all in this society necessarily lead a life of luxury. Many in it perhaps live fairly austerely and consider themselves devoted to ancient Indian values, to socialism, even to the universal ideas of Mahatma Gandhi. But all of them, one way or another, are linked to positions of power and initiative. And it has come to pass that without their concurrence, nothing can be initiated in India at the public level. A large section of this outward looking society is without doubt sophisticated, soft spoken, also compassionate in the abstract. All the same, by a twist of fate, what symbolizes this society most is foreign trade and travel, modern gadgetry, air travel, multi story hotels, and all the rest, and the unending concern for foreign aid and exchange. These two seem to be the most visible gods of this society. The other society is constituted of the rest. It is not one homogeneous whole,
It is not one homogeneous whole, however, and has multifold divisions, great disparities among sections of it, and much of it leads an increasingly disorganized existence. Further, half of the society perhaps has begun to live marginal lives. But what indicates its oneness is that for most practical purposes, this other society is fast becoming wholly dependent on the former outward looking society, which holds the reins of power and initiative. The other element which characterizes it is that for most purposes, it still continues to function according to indigenous idioms and beliefs, even when it has taken to modern technical practices, etc., and thus far is unable to comprehend, much less master the idiom of the powerful. Many sons and daughters of the society undoubtedly aspire to pass over from this to the outward looking, and some succeed in doing so. Yet, by and large, this or any other effort do not seem to lead to any real interaction between the two societies, but further accentuates their distinctness and separateness. It is unnecessary perhaps to add that most of those who are assembled here to deliberate on backwardness, which again may be taken as a characteristic of this larger society or major sections of it, including the writer of this note, themselves belong to the society of the outward looking. This, however, need not disqualify them from deliberating upon the subject, but an awareness of this position can be useful. This is part one. Yeah, I think amazingly beautifully put, and I think more or less, if you want to understand today's India and today's Bharat, we can understand through this, where he hasn't used that word, but it is a very, ये जो दो parallel दुनिया चलती है, एक भारत की, the so-called uneducated, actually they are educated, but so-called uneducated, या less educated, और दूसरा जो educated है, तो मैं तो उनको elite मानता हूँ इस देश के, वो elite लोग हैं, और वो कोई उसका elite को normally लोग हमारे यहाँ जो थोड़े लेफ्ट लिबरल टाइप के लोग हैं वो हेलिस्टिज्म को सिर्फ पैसे से जोड़ते हैं, परंतु ये पैसे से जुड़ता नहीं सीधा सीधा. आपके पास बहुत पैसे होकर के भी आप हो सकता है कि आप इसको ना बिलोंग करें. आपके उनके बहुत पैसे होने के बाद आपके बच्चे इसमें घुस जाएंगे, इस दुनिया में आ जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इस दुनिया के हों. तो पैसा इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया और वेरी दिस थिंग, बट इसमें डेफिनेटली अंग्रेजी भाषा आती है, और अंग्रेजियत आती है, और अंग्रेजी सोच आती है, अंग्रेजी हाउ यू इवैल्यूएट थिंग्स, तो उसमें आपका देखने का जो नजरिया है, जो दृष्टि है, वो आती है. आप डिसीजंस में कैसे लेते हैं वो आता है. तो ये तो है अपने यहाँ ये दो, एक अगर उसको नाम दें तो एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ भारत, ये पैरेलल चले. और पैरेलल चलने का मतलब होता है उसमें कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं होता, वो इन्फिनिटी में ही जाके मिलेगा. वो इन्फिनिटी कब है, कहाँ है, किसी को पता नहीं. तो पैरेलल का मतलब है देयर इज नो मीटिंग ग्राउंड. तो ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी मच, मैं तो ये मानता हूँ अरुण की ये हमारा देश एक यूनिक देश है जहां का एलिट और जहां का ऑर्डिनरी में इतना पैरेलल है, मतलब मीटिंग ग्राउंड ही नहीं है. पर एलिट तो हर जगह होते होंगे ना. एलिट तो चाइना में भी आज भी और पहले भी रहे होंगे, और रशिया में भी होंगे, और यूरोप में भी, और अमेरिका में भी, और अफ्रीका में भी, और पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, सब जगह होंगे ना एलिट. पर कोई भी देश का एलिट मेरे दिमाग में ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, वैसा नहीं है, पैरेलल नहीं है. माने देयर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन द एलिट ऑफ अदर कंट्रीज एंड द ऑर्डिनरी ऑफ अदर कंट्रीज. वो कुछ ना कुछ कनेक्शन है, भाषा का कनेक्शन है. करीब नेपाल में जो एलिट है वो नेपाली बोलता है, और जो ऑर्डिनरी है वो भी नेपाली बोलता है. नेपाल में आजकल थोड़ा बदल गया, लेकिन अभी तक वो लोग अपने ही कपड़े पहनते थे, माने वेस्टर्न ड्रेस में नहीं आए थे. उनके तौर तरीके ये वो, उसमें बहुत समानता थी बिटवीन द एलिट एंड द ऑर्डिनरी. द सेम गोज फॉर पाकिस्तान, द सेम गोज फॉर बांग्लादेश, द सेम गोज फॉर अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, चाइना, रशिया. हमारे यहाँ एक अजीब बात है कि हमारा एलिट होने का एक प्री रिक्विजिट न पैसा है न अंग्रेजी है, पर यह है कि आप विचार से और आपकी दृष्टि से
आप एकदम एलियनेटेड हो गए हैं अपने लोगों से। मतलब अपने लोग कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, उनके वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं, उनके किन आधारों पे वो अपना जीवन जीते हैं, और ये जो एलिट जिन आधारों पे जीता है, ये इसमें कोई समानता नहीं रह गई है, इनमें कोई सामंजस्य नहीं रह गया है। बल्कि और एलिट कहीं ना कहीं इन ऑर्डिनरी को या तो ही हे दृष्टि से देखता है, या तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, या पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड आ जाता है। पर वो बहुत बनावटी होता है एक्चुअली। वो एक मतलब आप सुपीरियर हैं ये भाव लेके आप उनको, वो बेचारे हैं ये हो सकता है, लेकिन आपको कहीं उनके साथ कोई वो नहीं है, संबंध नहीं रह गया बिल्कुल। मतलब एलियनेशन इज कंप्लीट, ये हो गया है। तो ये धर्मपाल जी इस बात को लेके बहुत परेशान थे, और देखिए उनकी ऑनेस्टी की, वो खुद को भी इसी में मानते हैं, है ना, वो इट इज ट्रू। क्योंकि कोई भी आदमी जो 3 जनरेशन से यहाँ पे पढ़ लिख गया, अंग्रेजी शिक्षा में घुस गया, अंग्रेजी शिक्षा में घुस गया मतलब अंग्रेजी भाषा नहीं, पर ये जो सिस्टम है जो अंग्रेजों ने इम्पोज किया उसमें आ गया, और उसके वो नौकरी पेशा वाली दुनिया में आ गया, तो उसका हो गया काम। मतलब वो फिर इस तरह से सोचने लगता है, इस तरह से होने लगता है, और ये इसमें आने के बाद आपके पास पावर भी आ जाता है। मतलब इनडायरेक्ट पावर आता है, इनडायरेक्ट पावर तो आ ही जाता है, आपकी नेटवर्किंग हो जाती है, आपके रिश्ते इस तरह के लोगों के साथ हो जाते हैं जिसमें आप ये जो सिस्टम को चलाते हैं। और इसलिए आप में भी वो, वेदर डायरेक्टली आप पावर व्हील करते हो या नहीं करते हो, इनडायरेक्टली तो आप करते ही हैं, आप उस इकोसिस्टम के हिस्से हो जाते हैं। तो उसका बहुत बड़ा एक ल्योर होता है, उसका बहुत बड़ा एक टेम्पटेशन होता है, उसका बहुत बड़ा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। तो एवरीवन वांट्स टू कम हियर, इवन दोज हु आर, और दूसरी तरफ है भारत के हिस्से में, उनकी भी एस्पिरेशन यही होती है कि भाई इधर चले जाए, तो इधर और कुछ जैसा कहा भी है कि कुछ थोड़ा बहुत इधर से ट्रिकल होता ही रहता है इस तरफ। मतलब एक बार आप एलिट हो गए तो उस तरफ दोबारा उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जो ऑर्डिनरी है उसका तो एस्पिरेशन इस तरफ का होता ही है, क्योंकि वो देखता है कि इनके पास सत्ता है, इनके पास पावर है, इनके काम हो जाते हैं, हमारा काम नहीं होता, तो वो सब होने लगता है। और वो जो ऑर्डिनरी है वो बैकवर्ड है, और ये जो एलिट है ये डेवलप्ड है। तो ये अपने आप हो गया कि वो लोग बैकवर्ड हो गए, तो उनको उनकी सेल्फ इमेज भी अब ये हो गई कि हम तो पीछे रह गए, हम तो पिछड़े हैं, और हमको पिछड़े हैं तो हमको अगड़ा बनना है। अगड़ा बनने का मतलब किसी तरह से इस इंडिया को बिलोंग करने लगे। इट्स आयरॉनिकल, कल ही परसों वो these opposition parties have named their alliance as India. This is amazing, you know. This is so ironical, you know, and perhaps they don't even think like this. So it happened, you know. But it's so ironical कि they have named themselves India. You know, अजीब बात है। तो एक तो इसमें धर्मपाल जी और कहीं पे भी कहते हैं, इसका जो परसेंटेज की बात करते हैं ना कहीं पे, कि जो सच में जो चला रहे हैं देश को, वो तो या बहुत एक छोटा सा माइनॉरिटी है। हाँ हाँ, 10%, मतलब वो 15%। 7-8 मिलियन की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे वो इतना ही बोलते थे, लेकिन अब थोड़ा बढ़ गया होगा, बढ़ तो गया अब हो। तुम हाँ हाँ उसको 150 मिलियन मान लो, और क्या। हाँ है हाँ। ना? नहीं, हाँ फिर भी छोटा छोटा एक हाँ परसेंटेज हाँ है, स्मॉल हाँ, परसेंटेज। not more than 5%, 6% of the total population. Yeah. एंड द अदर थिंग इज, इट लुक्स लाइक, आप जब इसमें आ जाते हो, आप ये आउटवर्ड लुकिंग में तो आप बेसिकली आप इसको भूल जाते हो कि आप कहाँ से आए हो। या तो आप मतलब अगर मेरे फादर गांव के थे और मैं शहर में आ गया, तो मेरा जो बेटा अंग्रेजी शिक्षा के उसमें जाता है, वो ये उस बिल्कुल कट जाता है इससे पीछे। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस आउटवर्ड लुकिंग पीपल हैव नो कनेक्शन टू द अदर थिंग, आर नॉट एबल टू सी दिस, बट द इनवर्ड लुकिंग और दिस भारत के लोग हैं वो इसको देख पाते हैं। उनके पास ये दोनों दुनिया अवेलेबल है। लेकिन ये जो आगे निकल गया, या जो बाहर को देख रहा है, उसके पास सिर्फ एक दुनिया रह गई, उसके पास ये दुनिया अब है ही नहीं, बिल्कुल दिखता ही नहीं है उसको ये। हाँ, मतलब उसकी तो शर्त ही है, मैं तो यही मानता हूं कि ये शर्त है उस दुनिया को बिलोंग करने की, कि आप उस
दूसरी वाली भारत वाली दुनिया से कंप्लीट एलियनेशन आपका हो जाए। जब ये आपका एलियनेशन होता है तभी आप इधर प्रवेश पा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं पा सकते। आई मीन ये हम ये भी नहीं कह रहे कि ये दुनिया होमोजीनियस है, कुछ मामलों में है, कुछ मामलों में है, पर सब मामलों में नहीं है। इसमें कुछ लोग थोड़े रिलीजियस टाइप भी होंगे, और कुछ लोग एथिस्ट होंगे, कुछ लोग एग्नोस्टिक होंगे, कुछ लोग थोड़े ज्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड होंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट टू सो कॉल्ड रेड्स और पिंक, सभी शेड के लोग होंगे। पर इसमें इस तरफ भी होंगे ना जो कंप्लीटली कैपिटलिस्ट सोच वाले होंगे। तो इसमें भी एक तरह की डाइवर्सिटी है, लेकिन जो कॉमनैलिटी है वो ये है कि एलियनेशन है। वो अपने इस दूसरे वाले भारत वाले लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं, एंड उनको हमारी चीजें समझ में नहीं आती है। मतलब वो मतलब जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि मंदिर भी जाते होंगे तो उनको ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता होगा कि अरे यार इतना तो गंदा है, कैसे इधर करें और ये कैसे पूजा करें, और ये सब थोड़ा ऑकवर्ड करते होंगे, लेकिन ऑकवर्ड लगता होगा। और हमारे रिचुअल्स उनको ऑकवर्ड लगने लगे, करते होंगे, लेकिन दे आर अनकंफर्टेबल, असहज हो गए हैं। तो ये होना एक शर्त है उसको बिलोंग करने की। और वो विचार ऑल्सो, आई मीन यू कुड हैव तुम कैपिटलिस्ट विचार रखते हो, या कम्युनिस्ट विचार रखते हो, या सोशलिस्ट विचार रखते हो, या लिबरल विचार रखते हो, पर ये विचार रखने जरूरी है, वो भारतीय नहीं है। मतलब दे हैव टू बी नॉन भारतीय, दैट इज द शर्त। उसके अंदर अब फिर आप कुछ भी लेफ्ट राइट करते रहिए, वो सब चलता है, वो सारा चलता है। लेकिन वो, और ये मैं इसमें कोई अंग्रेजी भाषा भी उतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे आजकल मैं देखता हूँ हिंदी जर्नलिस्ट या नॉन इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं, नॉन इंग्लिश इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड हैं, वो भी ऐसे ही है 90% ऑफ देम। मतलब वो भी इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। सो भाषा ऑल्सो इज नॉट नो लॉन्गर अ क्राइटेरिया for belonging to this class. The one criteria that I feel strongly is that you have to be alienated from your ordinary people. You have to look at them either हे दृष्टि से या patronizing दृष्टि से, और आप विचार के लेवल पे आप वो विचार हैं। जैसे आप समझ लो, मैं पॉलिटिकल बात करूं तो फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ बहुत सारे ये जो लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे पर वो हैं, या ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, ये भी ये देसी हैं ये लोग उस सेंस में। ये दे आर अनकंफर्टेबल विथ इंग्लिश, दे वोंट वेयर प्रॉब्ली धोती या इस तरह की चीजें पहनेंगे और उसमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये लोग पूजा पाठ भी कर लेंगे, लेकिन विचार इनके वहीं से आएगा, आ गए। वो विचार से वो इंडियन बन गए, वो विचार से भारतीय नहीं रहे, दृष्टि बदल गई। तो उनके मुहावरे वैसे ही हो गए, उनके देखने का नजरिया वैसे ही हो गया, सोसाइटी को देखने का, समाज को देखने का नजरिया वैसे हो गया। तो अब वो जाति की बात करते हुए भी उनकी नजर जाति वाली नहीं रह के कास्ट वाली नजर हो गई। जाति और कास्ट में फर्क अगर पकड़ में आए तो वो उस जाति की जो ताकत है, मतलब वोट वाली ताकत नहीं, पर जाति का हमारे यहाँ की इकोनॉमिक्स से कितना बड़ा संबंध है। हमारी जो भारतीय इकोनॉमिक्स अलग तरह की इकोनॉमिक्स रही है ना, जिसकी बात हम लोग हम अपना हर्ष बहुत करता है, जजमानी सिस्टम की बात जो रविंद्र शर्मा करते थे। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स का, वो तो जाति के साथ एकदम इंट्रिंसिकली जुड़ा हुआ था। वो ताकत को ये लोग नहीं समझते एनीमोर, क्योंकि इनकी नजर वेस्टर्नाइज हो गई है। तो अपना सब कुछ भूल जाना, इसके लिए वो जो एलियनेशन की बात है, उस मतलब एलियनेशन का तो मतलब यही हुआ ना कि आप किसी तरीके से हिप्नोटाइज हो गए आप, कि आपको अपनी शक्ति दिखती नहीं है। आप शक्ति नहीं दिखती आपको, वो याद भी है तो उसको आपकी उसको नजर बदल गई उसको देखने की। राइट। आपको उसकी ताकत अब नहीं दिखाई देती, आपको उसमें कमियां ही कमियां दिखाई देती सही। है ना। और कमियां मतलब ज्यादातर ये फिजिकल वाले इसमें है ना, मतलब कि ठोस चीजों में कमियां होती हैं, कि छोटा घर है, कपड़े कम है, गरीब है,
और मटीरियल सेंस, हाँ, मटेरियल सेंस वाला। तो मूल्यों की तो बात ही नहीं है ना इस दुनिया में। Right. मतलब कि भाई हम मान लो ये अगर कोई बोले कि अगर, देखो एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं यहाँ मसूरी में काम शुरू शुरू करा था, तो हम भी तो ऐसे ही है, तो मैं भी तो इसी क्लास को बिलोंग करता हूँ। जब मैं यहाँ मसूरी में शुरू शुरू में मैंने ये गांव में काम शुरू किया, स्कूल वगैरह खोले, तो ये बहुत चलता था। हम लोग जाते थे मीटिंग्स वगैरह में, तो ये एक जनरल रिफ्रेन था कि देखो पहाड़ की महिलाओं को कितना काम करना पड़ता है, कितना कष्टमय जीवन है, जंगल जाना पड़ता है लकड़ी के लिए, चारे के लिए, वगैरह 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 वगैरह। तो हम लोगों ने कभी रुक करके ये नहीं सोचा कि क्या ये हम अपनी नजर उन पे इम्पोज कर रहे हैं, हम अपनी नजर से उनको देख रहे हैं, वो कैसे इस काम को देखती हैं, वो कैसे इस चीज को देखती हैं। ये हमने कभी दिमाग में ही नहीं आया। तो बहुत बाद में आया जब हमने वो स्टडी की। ये जब लोग बच्चों सॉरी गांव के लोगों ने हमको बोला था स्कूल खोलो, हमारे बच्चे स्कूल हमारे पास स्कूल नहीं है गांव में, आप स्कूल खोलिए। तो हमने स्कूल खोले। उसके बाद जब हम ऐसे ही बैठ के अनौपचारिक रूप से महिलाओं से बात करते थे, तो वो उनसे पूछते थे, भाई आप खुश है ना, मतलब अब स्कूल खुल गया, बच्चों से खुश हैं? तो वो बोलती थी, हमारे बच्चे तो बर्बाद हो गए स्कूल जाने के बाद। वो मेरे स्कूल की बात नहीं कर रही थी, वो एक जनरल एक उनका वो था कि स्कूल जाने के बाद बच्चे बर्बाद हो गए, अब वो हमारे कोई काम के नहीं रहे। अब ये एक तरफ है बात। आप उन्हीं से ये पूछिए कि भाई अगर आपको बच्चों को स्कूल भेजना है क्या, तो बोलेंगे हाँ स्कूल भेजना है। वही महिला ये कहती है, अगर उससे आराम से बैठ के बात करो और बहुत ज्यादा आप गपशप लगाओ, तो उसमें ये बात निकल के आती है कि भाई बच्चे तो बर्बाद हो गए, अब हमारी सुनते नहीं है, अब वो काम नहीं करते। ये वाला जो पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव तो हम जैसे लोगों को, जो हम एलीट क्लास को बिलोंग करते हैं, हमको दिखाई ही नहीं देता। हमारे तो भाग्य था, या आई वॉज फॉर्चुनेट कि वी कुड सी दिस, ये सुना, और ना सिर्फ सुना पर इसको समझ में आने लगा। एंड आई थिंक धर्मपाल प्लेड अ रोल इन दैट। तो ये हमारे लोगों को खाली वो सुनाई देता है, एलीट क्लास को, कि देखो ये चाहती है स्कूल हो पर स्कूल नहीं है। उनको वो नहीं सुनाई देता कि इनके बच्चे ये भी बोल रही है कि हमारे बच्चे बर्बाद हो गए स्कूल जाकर के। तो वो वही बात उसमें भी लागू होती है कि हमको ये दिखाई देता है कि अरे कितना कष्ट का जीवन है, लेकिन उनको क्या दिखाई देता है ये हमने कभी जानने की चेष्टा ही नहीं की। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी मेड दीज टॉयलेट्स इन द विलेजेस फॉर so initially it's a good thing, I'm not against it, but what I'm saying is कि उस समय उन्होंने ये भी बात बात में, और अनुराधा के साथ ज्यादा खुली थी, तो उनसे बोली कि भाई देखो हम लोग जब साथ में जाते थे सुबह, तो हमारी कितनी सारी बातें हो जाती थी। जब हम चारा लेने जाते थे, लकड़ी लेने जाते थे, या सुबह हम शौचालय के लिए जा रहे हैं, तो एक ग्रुप में जा रहे हैं, तो उस समय हमारी बहुत सारी बातें हो जाती थी, दुख सुख शेयर हो जाता था, हम लोग कुछ शिकायतें भी कर लेते थे घर की, ये वो, घर में बहुत सारी चीजें होती, तो इट वाज अ प्लेस टू आप अपनी बात को कह पा रहे हैं। अब आपके शौचालय भी घर में बन गया, आपकी गैस भी आ गई, आपके चारे का भी गाय भैंस रही नहीं, तो अब आपके बाहर जाने का मौका ही नहीं है उस सेंस में। तो ये एंगल से हमने कभी नहीं देखा उनको। उनको पूछोगे आपको बहुत कष्ट होता होगा, हाँ हाँ बहुत कष्ट होता है, यही क्योंकि हमारे लोग, हमने ये भी देखा कि हमारे जो भारत के लोग हैं, वो जल्दी से आपको काउंटर नहीं करते। माने काउंटर करने का मतलब है आपकी बात को काटते नहीं है, आपकी बात के साथ चलने की उनको आदत है। वो ना नहीं कहते जल्दी से, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा धर्म संकट आ जाए, जल्दी से ना नहीं कहते। तो आप जैसा क्वेश्चन करेंगे वैसा आपको उत्तर मिलेगा। हम लोगों की तरह नहीं है कि हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए ना, हम तो हम सीधी बात करने वाले लोग हो गए। वो लोग वैसे नहीं। तो आप पूछेंगे कि भाई
आप जाती हैं जंगल तो कष्ट होता होगा, हाँ हाँ कष्ट तो होता है, कष्ट तो होता है ना, ये ऐसे ही बोलेंगी। वो ये नहीं बोलेंगी कि नहीं कष्ट नहीं होता, हमको तो उधर मजा भी आता है। पर आप पूछेंगे कि भाई ये जो तुम्हारे तुम लोग मिलजुल के जाते हो तो क्या क्या होता है उसमें, कितना देर लगाती हो, क्या क्या बातें होती है, तो फिर दूसरी तरह की चीजें निकल के आती। तो दिस इज द थिंग कि हम लोगों को बल्कि इतना ज्यादा हो गया हम एलियनेटेड कि हमको उनसे बात करना भी नहीं आता। तो जब हम जाते हैं रिसर्च करने इन लोगों के पास, तो हमारे क्वेश्चन जो होते हैं ये हम नहीं देखते कि हम तो सोचते हैं बहुत न्यूट्रल क्वेश्चंस हैं, ये तो बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन दे आर लोडेड। ये हमको समझ में नहीं आता कि द क्वेश्चन इटसेल्फ इज सीकिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ आंसर। हम जानबूझ के नहीं कर रहे ये काम, लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है कि हमको वो चीज समझ में नहीं आ रही, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं वो गलत काम, लेकिन ऐसा हो रहा है। हमारे दो लोग तो बात से बात मिलाते हैं, उनसे तो गप लगानी पड़ेगी, और आपको कोई भी आपकी बात में अगर वैल्यू जजमेंट आ गया तो आपको फिर वो सीधा आंसर, सही आंसर नहीं मिलेगा। आपको उनकी बात को सुनना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू गेट देम टॉकिंग। तो और फिर आपको लिसनिंग आपको होनी चाहिए, तो यू मे बी एबल टू डिराइव समथिंग आउट ऑफ दैट। नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब कैसे बताऊं, जैसे हम ये भी बताता हूं तुमको कि हमारे जैसे उनके उनके अनुमान वो लोग लगाते हैं चीजों का। हम लोग उनके सारी चीज अनुमान पे होता है, लक्षणों पे होता है, अनुमान पे होता है। कि अगर वो उन्होंने देखा कि ऐसा 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 हो रहा है तो उनका अनुमान होता है अगर ऐसा 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 हो रहा है तो फिर ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद ऐसा ऐसा होगा। अब वो कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ये लक्षण है, ये लक्षण की बात है। ऐसा लक्षण आज दिखाई दे रहा है तो इसका जो परिणाम होगा वो ऐसा होगा, ये उनके अनुभव की बात है। ये हमको समझ में नहीं आती क्योंकि हम तो सब चीज का वाई जानना चाहते हैं। They don't have that. They don't operate like that. So it's a different world and we have been completely alienated. और क्योंकि अब हमारी भाषा भी, ये जो एलीट क्लास है, जो इंडिया वाली दुनिया है, उसकी तो भाषा भी अब अपनी तो रही नहीं। ठीक है, हम हिंदी बोल लेंगे, हम कन्नड़ बोल लेंगे, लेकिन हमको उनके मुहावरे नहीं आते हमारे बच्चों को। हम लोगों को कम हो गए। हमारी पहली वाली जनरेशन को जितने आते थे उतने अब हमको नहीं आते, और हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसको उससे भी कम आएंगे। वो हिंदी बोलते हैं लेकिन मुहावरे नहीं आते, कहावतें नहीं आती, कहानियां नहीं आती। हिंदी की फोक कहानियों की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेमचंद की कहानी की बात नहीं कर रहा। तो वो नहीं आती। तो वो जो सारा नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो जो हमारा लोक ज्ञान है, वो तो कहावतों में है, मुहावरों में है, कहानियों में है, गीतों में है। उनसे तो हम एलियनेटेड हो गए, तो हमको वो भी नहीं पता। तो ये चक्कर है। तो उसके लिए तो थोड़ा डूबा रहना पड़ता है ना उसमें, मतलब जिस जिस आप उस माहौल में डूबना पड़ता है आपको। आप अनफॉर्चुनेटली आप अंग्रेजियत में डूब जाते हो। और आप जब इस तरफ आते हो, आप ये बाहरी दुनिया की तरफ, तो आपके पास समय कहाँ है उसका मुहावरे सुनने के लिए? कोई कहानी सुनाने वाला नहीं रहा आपके लिए अब, और ना नहीं नहीं, आपके पास आपकी समय भी नहीं है। एक तो वो नहीं रहा, पर आपको उसकी सीकिंग भी नहीं रही भाई। या। मुश्किल तो ये हो गई ना कि हम्म। आपको उसका दर्द भी नहीं है, आपकी वो कॉन्शियसनेस भी नहीं रहेगी, आई लॉस्ट समथिंग। राइट। बस यही तो धर्मपाल कह रहे हैं लास्ट में, जब तुमने पढ़ा था कि दो आई बिलोंग टू दैट क्लास बट दैट दैट डजंट मीन कि मैं वो उसको सोच नहीं सकता। ये अवेयरनेस भी अपने आप में एक चीज है, पर बिल्कुल। अवेयरनेस कितने लोगों में है? ये जो एलीट क्लास है, जो इंडिया वाली क्लास है, जो मतलब 5-7 करोड़ होगी, उसमें कितने लोगों को ये अवेयरनेस होगी कि वी हैव लॉस्ट समथिंग? दे थिंक नो नो दे हैव अराइव्ड। यही तो है। वो तो उसको, वो भारत को इंडिया बनाने पे तुले हुए हैं, हम्म। है ना। ये पीड़ा, जैसे अब हम और तुम हैं तो हम लोगों को कम से कम वो पीड़ा है, हम्म। राइट, दैट वी रियलाइज दैट वी हैव लॉस्ट समथिंग, मे बी वी विल नेवर गेट इट बैक। हम्म। यू नो वी हम लोग तो त्रिशंकु की हालत हो गई ना हमारी, हम ना उधर के रहे ना इधर के रहे। लेकिन ये अवेयरनेस है, एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम नॉट सेइंग आई एम बेटर देन द अदर,
लेकिन ये अवेयरनेस होना एक बात है, और ये बिल्कुल ये अवेयरनेस नहीं होके तो फिर आप ऐसे होते हैं कि भाई काश वो भी, मतलब अगर हम बहुत एब्स्ट्रैक्ट कंपैशन की जो बात कर रहे हैं, अगर वो मैं एब्स्ट्रैक्ट कंपैशन वाला होऊंगा तो मैं उनको चाहूंगा कि भाई ये भी इधर आ जाएं, देखो आई एम बेटर ऑफ, ये भी इधर आ जाए। सही है। और इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई रास्ता है वापस जाने का, मतलब जो आप ये जो, अगर ये जो आप कह रहे हो कि हमें थोड़ा सा पता है इसके बारे में, ये पता होना ही तो वो कंडीशन है ना जो आप बाकी मुल्कों से कंपेयर कर रहे थे आप, हम्म। है ना? तो इवन इफ यू आर द एलीट, हाँ। दिस मच कनेक्शन इज रिक्वायर्ड कि यू हम्म। यू कैन सी दिस पार्ट, यस, दूसरा वाला चीज कम से कम दिखे we तो have सही। to start from there. हाँ। This is the beginning. Now, right, where it will go, because this awareness, which is this awareness causes pain. Definitely, it causes a certain disturbance. right, It causes you to sometimes feel that you are being a hypocrite, also, you know. And you realize there's so many things because there's no easy way out of this. But then, if you think deeply, this is the first step. right, And this is hopefully going to increase because the world is collapsing. That also we can see now. In 82, it was not collapsing when Dharampal wrote this. yeah, But today we can see that it is collapsing. There is a massive upheaval going on, in many, many different ways. Geopolitically, within the country, outside the country, in the way people are little मतलब चाहे वो एनवायरमेंट को लेके हो, कि लोगों को ये तो लग रहा है ना, कुछ लोगों को कि यार ये कुछ तो बहुत मैसिवली गड़बड़ है। right, तो दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस इन ऑन मास साइकोलॉजी में असर आएगा। अभी तक तो इंडिविजुअली हम और तुम इस चीज को लेकर डिस्टर्ब थे, लेकिन मुझे लगता है अब ये जो काल है, इसमें एक बड़े स्केल पे हमको पता भी नहीं चलेगा, और हमको ऐसा कुछ होगा कि हमको री इवेल्युएट करने को बाध्य होना पड़ेगा। हो सकता है 10 साल 5 साल और लगे, लेकिन ये होगा और चीजें कोलैप्स करेंगी। तो वो फिर हो सकता है कि समथिंग मैसिव हैपेंस, बिकॉज धर्मपाल यूज्ड टू टेल मी दैट he used to talk about a book and some research that सहारा डेजर्ट में ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि वहां पे एक समय में 4-5 हजार साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन थी, एक ऐसी जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड थी। माने उन्होंने पहिए का इजाद किया था, उन्होंने नहर उनके यहाँ नहरें थी, इरिगेशन के लिए, इस तरह की सोफिस्टिकेटेड चीजें थी। और कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि उसी सिविलाइजेशन ने वो सब कुछ डिस्ट्रॉय भी किया या डिस्ट्रॉय हो गया, एंड दे ट्राई टू गो बैक। जो तुम बोल रहे हो कि देयर इज नो गोइंग बैक, या देयर इज नो गोइंग बैक इन माय लाइफ, बट इफ यू टेक अ लार्जर दिस थिंग, एक बड़ा टाइम का वो स्केल लोगे, तो टाइम तो साइक्लिकल है, यू नो। तो गोइंग बैक जैसा कुछ नहीं होता, बट यू गो फॉरवर्ड, बट एक्चुअली यू आर रिट्रेसिंग योर स्टेप्स, काइंड ऑफ अ थिंग। तो थोड़ा थोड़ा ये शक्ति वाली बात भी है इसमें ना, मतलब कि ये शक्तिशाली रहा है अभी कुछ, मतलब इन द रिसेंट पास्ट दिस वेस्टर्न थिंग वाज द पावर सेंटर एंड दैट वाज द अट्रैक्टिव थिंग। अगर उसको टूटते हुए देखेंगे हम, उसके टुकड़े दिखने शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये तो इसकी शक्ति तो रही है ना, ये तो कुछ कम नहीं हुई कभी। तो हाँ। दैट विल बिकम अट्रैक्टिव अगेन फॉर ऑल या। सॉर्ट्स ऑफ पीपल। हाँ। उसका शायद टेंटेटिवली कुछ कुछ दिखना शुरू हो रहा है मेरे ख्याल से अभी, दैट दैट Just a beginning. या But maybe we won't see it in our lifetime. राइट, The crumbling to the kind of crumbling that you're talking of, कि भाई एकदम, because हमारे जीवन काल को तो हम 70-80 साल के उसमें फ्रेम में देखते हैं ना, पर ये जो काल होता है वो शायद ज्यादा बड़ा होता है, 500 साल 600 साल का होता है। राइट, तो ये जैसे अब ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, अगर इसको 300 साल पुराना मानो अप्रोक्सीमेटली, तो हो सकता है और टोटल क्रम्बल होने में और 101 साल 50 साल 100 साल 150 साल लगे, पर ये तो हम नहीं देख पाए दैट इन दैट सेंस, है ना। बट वी कैन सी द प्रोसेस हैपनिंग एंड प्रॉब्ली इट्स गोइंग देयर। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो ये आउटवर्ड लुकिंग वाले फिर से इनवर्ड लुकिंग की तरफ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ये तो तो पेंडुलम की तरह चलता ही रहता होगा।